Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑड इवन सिस्टम को लेकर। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं ऑड इवन को लेकर। चलिए विस्तार में करते हैं इसके बारे में चर्चा। सबसे पहला सवाल आ जाता है कि क्या ऑड इवन काम करता है, ऑड इवन आखिर है क्या और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली में किया जाता है एंड वाई एग्जैक्टली इज़ इट इम्पॉर्टेंट। देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के हिसाब से दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है ये लगातार सीवियर कंडीशन में देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो दिल्ली में ये 421 हमें देखने के लिए मिला है विद द पर्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5, जो कि एक प्रोमिनेंट पॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पर दिखाता है। और पिछले कुछ दिनों से अगर दिल्ली में देखा जाए तो AQI हमें केवल और केवल 450 से ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अब चिंता करने की बात क्या है, देखिए अगर हम CPCB के स्केल के अनुसार बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 से 300 के बीच होता है तो ये पुअर कैटेगरी में होता है, 301 से 400 की कैटेगरी में होता है तो बहुत ही पुअर होता है, और 401 से अगर हम 500 की कैटेगरी में जाए तो इट इज़ सीवियर इन नेचर एंड वी कैन नॉट इग्नोर दिस। ऐसे में दिल्ली में डिसाइड किया जा रहा है कि ऑड इवन सिस्टम को यहाँ पर फिर से लेकर आया जाएगा। ऑड इवन काम कैसे करने वाला है, देखिए जितनी भी कार्स हैं जिनके नंबर एंड होते हैं ऑड डिजिट से उनको अलाउ होगा कि वो स्ट्रीट पे अपनी गाड़ी लेकर आ सके। ऑड डेट्स लाइक 13, 15, 17, 19, और जिनके भी नंबर इवन डिजिट पे एंड होते होंगे वो इवन डिजिट्स पर अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लेकर आ सकेंगे। अब देखिए एक और सवाल आता है कि क्या और केवल अकेला ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए जिम्मेदार है, तो जी नहीं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन के कारण आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारी गैस यहाँ पे एमिट होती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो ये जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, आप समझिए हवा की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, हवाएं डेंस हो जाती हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो जाता है कि भाई ऑलरेडी जो हमारा पॉल्यूशन था, जो हमारे मैटर थे, जो इस एनवायरनमेंट में थे, वो यहाँ पर ठहर जाते हैं। विंड स्पीड कम हो जाना अलॉन्ग विद दैट जो स्मोक है जो कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ पर देखें यूजुअली जो पंजाब और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र होता है यहाँ पर फार्मर्स अपनी रबी की क्रॉप को प्रिपेयर करने के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं, और ऐसे में जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं उसका जो सटल पीछे रह जाता है इसको जलाकर यहाँ पर ग्राउंड को क्लियर कर दिया जाता है। ऑलरेडी अब आप देखिए बहुत सारी कंडीशन इसमें कंट्रीब्यूट कर जाएंगी। दिल्ली में अगर हम इस समय देखें ठंड का मौसम आते ही हवाओं की स्पीड कम हो जाती है, पॉल्यूटेंट्स जो कि ऑलरेडी एयर में मौजूद थे, उसके बाद यहाँ पर सटल बर्निंग, और ये सारी चीज़ें आप ऐसा समझिए चेरी ऑन द केक वाली कंडीशन क्रिएट कर देती हैं। और इसी की वजह से आप देखेंगे इनिशियल स्टेज में यूजुअली दिवाली के आसपास का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। चलिए इसी के साथ हम दूसरा रेलेवेंट आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं और फिर ध्यान से समझेंगे कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स और पार्टिकुलर मैटर रेट क्या होते हैं। अब देखिए एक और सवाल आता है कि क्या चलिए हम अगर ऑड इवन स्कीम को लेकर भी आ जाते हैं तो क्या इससे हमारी कोई समस्या सुलझने वाली है, तो नहीं। एक डॉक्टर्स के सॉल्यूशन के हिसाब से मांगे तो ऑड इवन एग्जैक्टली कोई नंबर ऑफ व्हीकल्स को कट कर देने का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारी रिडक्शन है एमिशन में वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेजरली ये जो पॉल्यूटेंट का रिडक्शन है ये एयर हमारी विंड स्पीड और दूसरे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। हालांकि अनइवन से अगर आप देखेंगे ऑड इवन के वजह से जो पर्टिकुलेट मैट्रेट लेवल है ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है, और इसी में जो सबसे रिस्पॉन्सिबल है विच इज़ द नाइट्रोजन ऑक्साइड वो यहाँ पर कम देखने के लिए मिल जाएगी ड्यू टू ऑड इवन। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कम होने की वजह से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा व्हीकल्स की वजह से इमिशन होता है, तो जो NO2 का लेवल है हमारे एयर क्वालिटी में वो यहाँ पर कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की भी बात करेंगे तो वो लगातार यहाँ पर आप देखें बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सफ़र करनी पड़ रही है। चलिए समझ लेते हैं आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है एंड व्हाट इज़ दिस पर्टिकुलर मैटर रेट।
चलिए AQI की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली मेजर करता है कि हमारी जो एयर है जिसके आसपास हम हैं ये कितनी सेफ है फॉर आवर ब्रीदिंग। AQI की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एक्सेट्रा, इन सभी को मॉनिटर करके इसको तैयार किया जाता है। यूजुअली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ये तैयार किया जाता है बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा और इसे 24 घंटे के एवरेज के हिसाब से तैयार किया जाता है। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो इसे माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर्स में यहाँ पर काउंट किया जाता है। सो बेसिकली अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझें कि जो 0 से 50 की कंडीशन होती है इसे एक गुड कंडीशन माना जाता है। 51 से 100 में हम मॉडरेट कैटेगरी में आ जाते हैं, 151 से 200 में हम अनहेल्दी, 201 से 300 में वेरी अनहेल्दी और 301 से 500 के अंदर हम हजार्डस कंडीशन में आ जाते हैं, जिससे इस समय आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सफ़र कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं PM2.5 के बारे में। तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप देखेंगे ये मिक्सचर होते हैं हमारे सॉलिड हार्मफुल पार्टिकल्स का, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ये जो प्रेजेंट होते हैं एयर में ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं एंड दे कैन नॉट इवन व्यू थ्रू द नेकेड आई, और इसी की वजह से इनके डायमीटर की वजह से इनको यूजुअली टर्म दे दिया जाता है 2.5। ओके, अगर हम बात करें तो 3% से जो अंदर का आपको ये डायमीटर देखने के लिए मिलता है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और जैसे ही ये हमारे सांस लेते ही हमारे शरीर में जाता है, हमको स्किन इरिटेशन, आप देखें इसके एक्सपोजर की वजह से ब्रीथलेसनेस, आपको लंग इन्फेक्शन, लंग कैंसर जैसी बहुत सारी डिसीज़ेस का सामना करना पड़ता है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, समझ लेते हैं क्यों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कंसीडर करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट के एक प्रपोजल को, जिसमें पैडी कल्टीवेशन जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। क्यों ख़त्म कर दिया जाए? ताकि फार्मर्स को एक ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे मिलेट्स, इनको उगाने के लिए प्रमोट किया जा सके, जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर मिलता है। अलोंग विद दैट जो वाइड स्प्रेड एक प्रॉब्लम हो जाती है सटल बर्निंग के कारण, उसकी समस्या को ख़त्म किया जा सके। एंड जो वाटर टेबल है जो लगातार पंजाब में गिरता जा रहा है, इसको भी कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पर एक कंसर्न शो किया है पैडी कल्टीवेशन को लेकर पंजाब में और वाटर टेबल को लेकर, दैट जो वेल्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रहे हैं। एक्सेस कल्टीवेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। रादर हमें एक ट्रेडिशनल मेथड्स को अपनाना चाहिए। ओके, चलिए हम इस पूरे आर्टिकल में शिफ्ट होने वाले हैं हमारे राइस की क्रॉप्स को लेकर, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे थे सटल बर्निंग को लेकर। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, ये हमारे टॉप 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाते हैं इंडिया में। राइस की बात करें तो स्टेपल फूड है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक खरीफ क्रॉप है, ओके, जिसके लिए 25 डिग्री का एक हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल जो कि 100 सेंटीमीटर के आसपास हो, इसकी आवश्यकता होती है। जहाँ पर पानी बहुत कम होता है वहाँ पर इसको उगाना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। इंडिया की बात करें तो चाइना के बाद आप देखेंगे ये सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन जाता है ग्लोबली। लैंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यूजुअली जो नदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया का फर्टाइल प्लेन है, एज यू कैन सी हेयर इन द इमेज ऑल्सो, यहाँ पर राइस की खेती सबसे अच्छे तरीके से हो सकती है। टिपिकली अगर हम बात करें तो हम 44 से 45 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर राइस का कल्टीवेशन करते हैं। इंडिया में अगर हम मेजर स्टेट्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, बेसिकली आपको जो नदर्न प्लेन्स हैं इनका पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टास का क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम वैरायटीज़ ऑफ राइस के बारे में बात करें तो हमें बासमती, नॉन बासमती दोनों प्रकार के चावल यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। बासमती राइस इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी अपनी एक यूनिक अरोमा आपको देखने मिल जाती है, काफ़ी लॉन्ग ग्रेन्स आपको देखने मिल जाते हैं। वहीं अगर हम नॉन बासमती की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ जैसे सोना मसूरी, पौनी, ठीक है, आप ये नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछता है।
और IR-8। ये सारे आपको राइस की वैरायटीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हाउ आर MiG-21 MiG-21 फाइटर जेट्स बीइंग फेज्ड आउट। चलिए MiG-21 जैसे जो कि पहला सुपरसोनिक फाइटर है जिसको इंड्यूस किया गया था हमारी इंडियन एयरफोर्स सर्विसेज में 1963 में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग इश्यूज से यहाँ पर निपटने के लिए। लगभग 800 से भी ज़्यादा वेरिएंट्स हमें MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर्स के अभी तक देखने के लिए मिल चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में। नंबर 4 स्क्वाड्रन जो कि ऑपरेट किया जाता है बाय द MiG-21, इसने कंट्री के लिए अगर हम बात करें तो 6 दशकों से भी ज़्यादा अपनी सेवा यहाँ पर दी है, जिसमें इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल है। ओके 2022 में जो नंबर 51 स्क्वाड्रन था जिसे स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता था, जो कि श्रीनगर बेस था, इसको फेज्ड आउट कर दिया गया था। इस स्क्वाड्रन की अगर हम बात करें तो इसको रिकॉग्निशन मिला था, याद करिए, जब कैप्टन अभिनंदन वर्धमान 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय ये यहाँ पर जो इशू अराइज हुआ था, उसी के समय जो स्क्वाड्रन नंबर 51 है जिसे स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ पर चर्चा में आया था। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो स्क्वाड्रन है इसको इनिशिएट किया गया था एट चंडीगढ़ इन 1985 और बाद में से श्रीनगर में 1986 में ला दिया गया। बात करते हैं मिग के रिप्लेसमेंट के बारे में, तो IAF अभी इस समय आप बात करेंगे तो ये ऑपरेट कर रहा है 2 MiG-21 स्क्वाड्रन विद अपग्रेडेड बिशन वेरिएंट्स और दोनों को यहाँ पर फेज आउट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है बाय दी 2025। ओके चलिए बात करते हैं अगर हम इनके इतिहास के बारे में कि आखिर क्या इतिहास है, हमसे किस तरीके से MiG-21 जुड़े हुए हैं। तो देखिए MiG-21 इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विस फाइटर प्लेन्स हैं। इनको डिज़ाइन किया गया था मिक्योंग गुरविक डिज़ाइन ब्यूरो, जिसे हम OKB के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी सोवियत, ठीक है, सोवियत में सिचुएटेड एक यूनिट है। सोवियत यूनियन बेसिकली दे वर विलिंग टू सेल दिस फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया, एक फेवरेबल टर्म्स पे, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडिया की तरफ से इस डील को साइन किया था। 1962 में जब हमारी वॉर हुई चाइना के साथ और जो हॉस्टैलिटी हमें देखनी पड़ी पाकिस्तान की तरफ, यहाँ पर हमारे लिए एक इमरजेंसी आ गई थी जिसमें इंडिया ने इनको यहाँ पर परचेज कर लिया और इंडिया ने अपना पहला सिंगल इंजन MiG-21 1963 में खरीदा और उसके बाद प्रोग्रेसिवली दे इंडक्टेड 874 वेरिएंट्स ऑफ द सोवियत ओरिजिन सुपरसोनिक फाइटर जेट्स इनटू इंडिया। बात करें MiG-21 के बारे में तो देखिए MiG-21 जिन्हें हम फिश बैट के नाम से भी जानते हैं, ये सुपरसोनिक फाइटर जेट हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि बिशन, जो कि इसकी एक और सीरीज़ है MiG-21 बिशन, तो ये अपग्रेडेड वर्जन है MiG-21 IBs का, जिसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस्ड किया गया था सर्विसेज में 1976 में। MiG-21 FL which was older version of the aircraft and with joint services in 1963 has been phased out of IAF in 2013 और इसी के बाद पहला अपग्रेडेड MiG-21 बिशन 2001 में यहाँ पर लिया गया था। अब देखिए MiG-21 की जब भी बात की जाती है तो हमें एक सबसे बड़ा टर्म, जो कि थोड़ा सा बुरा टर्म हो जाता है इस्तेमाल करने के लिए, फ्लाइंग कफन। पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो 108 से भी ज़्यादा एयर एक्सीडेंट हुए हैं। बहुत सारे हमारे जाबाज सिपाहियों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, सभी की अगर हम बात कर लें, इसमें जो 21 क्रैश हैं इसमें इन्वॉल्व थे MiG-21 बिशन, जो कि इसका ही वेरिएंट है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सीडेंट के कारण इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग कॉफिन का नाम भी दे दिया गया है। सो देयर इज़ नो सिंगल कॉमन रीज़न फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट केसेस। हालांकि ये वेदर, ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर, बर्ड हिट, बहुत सारी चीज़ों से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके क्योंकि MiG-21 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है और यही कारण भी हो सकता है इसके सर्वाधिक क्रैश होने का। हालांकि फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू फेज देम आउट एंड लेट्स सी कि कौन से दूसरे फाइटर जेट्स को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में एंड लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ आदित्य L1। आदित्य L1 के हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस 1 ने यहाँ पर सबसे पहली बार आप देखेंगे तो ग्लिम्स रिकॉर्ड कर ली हैं सोलर फ्लेयर्स की।
आदित्य L1 की बात करें तो ये पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है जो कि स्टडी कर रहा है सन को फ्रॉम दी सब्सटेंशियल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर। लगभग 125 दिन यहाँ पर इसको पहुँचने L1 पॉइंट पर पहुँचने के लिए लगे थे। और आपको पता है L1 पॉइंट वो है जहाँ से बिना किसी भी रुकावट के इसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है, मतलब लैगरिंग पॉइंट्स। L1 सबसे सिग्निफिकेंट इसीलिए माना जाता है सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए। जो सैटेलाइट यहाँ पर प्लेस की जाती है इन दी हालो ऑर्बिट अराउंड दी L1 हैज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी एक्लिप्स या ऑक्यूलेशन। और इसी की वजह से जो आपको देखने मिलेंगे डिफरेंट जो सोलर ऑब्जर्वेटरीज हैं उनको L1 में ही यहाँ पर सिचुएटेड किया जाता है। जैसा कि हमें पता है इसके अंदर अलग अलग पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया था। 7 पेलोड्स में से एक था HEL-1OS जिसका काम था हमारी सोलर फ्लेयर्स को यहाँ पर रीड करना। ओके, चलिए बात करते हैं सोलर फ्लेयर्स के बारे में। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं ये ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन होता है सन का, जो इसकी एनर्जी होती है, जिसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है व्हेन इट गेट ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली अबव द सन स्पॉट। और इसके सडन रिलीज की वजह से जो आपको एक एनर्जी रिलीज होती हुई दिखती है, इसी को सोलर फ्लेयर के नाम से जाना जाता है। दे कैन बी सीन एज द ब्राइट एरियाज ऑफ द सन एंड दे कैन लास्ट फॉर मिनट्स टू आवर्स। ओके, अगर हम बात करें तो फ्यू मिनट्स की दे हीट द मटेरियल टू मैनी मिलियंस ऑफ डिग्री एंड प्रोड्यूस अ बर्स्ट ऑफ रेडिएशन अक्रॉस ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स, एक्स रे एंड गामा रेज। ओके, और यहीं पर 5 कैटेगरी की सोलर फ्लेयर्स हमें देखने मिलती हैं एज पर द ब्राइटनिंग इन एक्स रेज वेवलेंथ इंक्लूडिंग ABCMX। अगर हम एक्स क्लास फ्लेयर लेस के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ी होती हैं। एम क्लास के बारे में बात करें तो ये मीडियम साइज़ की होती हैं। और सी क्लास के बारे में बात करें तो ये आपको यहाँ पर एक्स और एम क्लास के बीच की कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाती हैं। वही हम स्मॉलेस्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इट इज़ दी ए। सो ए आपको सबसे छोटा, ओके, सबसे छोटा यहाँ पर सोलर फ्लेयर की कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। काफ़ी चौंका देने वाली न्यूज़ हमारे पास है। देखिए, कोविड के पहले तक इंडिया वाज डूइंग वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू कॉम्बैटिंग विद टीबी, लेकिन 2022 के बाद से अगर हम देखें तो 7.5 मिलियन नए केसेस यहाँ पर उभर कर आ गए हैं व्हेन इट कम्स टू ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की अगर हम बात करें तो इसे एक यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, इसकी वजह से ये हो जाता है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, कुछ माइक्रोबैक्टीरियम जैसे कॉज कर देते हैं टीबी, लेप्रोसी और दूसरे इन्फेक्टेड वाइड रेंज ऑफ डिसीजन इन ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं विच इज़ द पल्मोनरी टीबी, जिसके तहत आपका जो लंग है ये डैमेज हो जाता है। इसी के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिसके अंदर दूसरे ऑर्गन्स भी यहाँ पर डैमेज होने के चांसेस हमें नज़र आते हैं। टीबी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट डिसीज़ है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा एंशियंट कि अगर हम इजिप्ट टाइम पीरियड की बात करें 300 BC के आसपास, तभी भी इसके एविडेंस हमें देखने के लिए मिले हैं। आगे अगर हम बात करें कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो प्राइमरली आप देखेंगे सो इट गेट स्प्रेडेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन विद एक्टिव टीबी कफ्स और स्नीज। ओके, हालांकि ये एक कैजुअल कॉन्टैक्ट से यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो बेसिकली LTBI, ओके, इट इज़ द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। सबसे पहले हमको एक ये फेज़ देखने मिलता है जहाँ पर जो पर्सन है ये टीबी बैक्टीरिया को कैरी करते हैं बट डज नॉट शो एनी सिम्टम्स। ओके, वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा देखने मिल जाता है एक्टिव टीबी। दिस फॉर्म ऑफ टीबी कॉजेज सिम्टम्स एंड द इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड द डिसीज टू अदर पर्सनस ऑल्सो। सिम्टम्स की बात करें तो फटीग, वीकनेस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट, चेस्ट पेन, कफ, जब आपको खांसी है तो उसके साथ खून निकलना या डिसकलर्ड स्प्यूटम का होना, ये सभी टीबी के लक्षण होते हैं। डायग्नोशन की बात करें तो चेस्ट एक्सरे, स्पेक्ट्रम टेस्ट, ब्लड टेस्ट जैसी चीज़ों के
तहत ही इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यहाँ पर दी जाती है कुछ महीने के लिए, ताकि इसको यहाँ पर रोका जा सके। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात करें सो यूजुअली जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाते हैं या जो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं निपटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बॉडी क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से इससे कॉम्बैट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बात कर लेते हैं कि हम कोई एफर्ट्स ले रहे हैं क्या, तो जी हाँ, अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो WHO यहाँ पर फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी को यहाँ पर प्रमोट कर रहा है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट निकालता है। अलॉन्ग विद दैट इंडिया में अगर हम बात करें तो नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, द निक्षय इकोसिस्टम, निक्षय पोषण योजना, टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसे कैंपेन हमारे देश यहाँ पर हमारे देश में चल रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट दो बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन जिसे VPM विच इज़ द वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और MIP माइट्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्रानिल यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं ताकि टीबी को पूरी जड़ से ख़त्म किया जा सके। चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे को लेकर। तो दो सवाल आपके पास है, वन इज रिलेटेड विद द क्वाड ग्रुपिंग, दूसरा सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा विद द इंडिया भूटान रिलेशंस। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट on the link given below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.